अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कानून शहादत ऑर्डर का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल 104 से आर्टिकल 110 तक करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा समअप कर दूं कि आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 में क्या बताया गया था। बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि अगर किसी ग्रांट से रिलेटेड, किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, किसी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डीड प्रिपेयर की गई है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है, तो उसकी टर्म्स को उस डॉक्यूमेंट के थ्रू ही प्रूव किया जा सकता है। उसके रिगार्डिंग आप किसी भी किस्म की ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 102 और 103 में बताया गया था। ये जनरल रूल है। अब आर्टिकल 104 ये इसको आगे फर्दर एलैबोरेट करता है। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, ये हेडिंग है। यहाँ पे भी बेसिकली ये बताया गया है कि इसमें आर्टिकल 104 के अंडर भी ओरल एविडेंस को किस तरह एक्सक्लूड किया गया है। द आर्टिकल स्टेट्स व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज़ प्लेन इन इटसेल्फ, कि जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया उसका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उस ग्रांट से रिलेटेड, वो जो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की गई है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया उसकी लैंग्वेज प्लेन है, क्लियर है, उसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है, किसी किस्म का डाउट नहीं है। तो इस सिचुएशन में एंड व्हेन इट अप्लाइड एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, यानी उसकी लैंग्वेज भी डाउटफुल नहीं है, उसमें एम्बिग्विटी भी नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उस पे वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, उस डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो अप्लाई हो रही है एक्यूरेटली। तो इस सिचुएशन में एविडेंस मे नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वाज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सच फैक्ट्स। तो यहाँ पे आप किसी भी किस्म की एविडेंस नहीं दे सकते कि इस लैंग्वेज का मीनिंग ये नहीं, ये था, इन एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे ये अप्लाई होती है नहीं होती, आप किसी भी किस्म की एविडेंस नहीं दे सकेंगे। इसको ज़्यादा क्लियरली हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे। ए सेल्स टू बी बाय डीड, ए ने बी को रिटन फॉर्म में डीड प्रिपेयर करके उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको सेल आउट करूँगा। क्या सेल आउट करूँगा? माई एस्टेट एट रंगपुर कंटेनिंग 100 बिगास, कि उसकी जो ज़मीन थी रंगपुर में 100 बिगास, वो उसको सेल आउट करेगा ए बी को, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लिया। ए हैज़ एन एस्टेट एट रंगपुर कंटेनिंग 100 बिगास, और रंगपुर में ए की एस्टेट, उसकी लैंड, उसकी ज़मीन भी है जो कि 100 बिगास है। ये एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हो गए। अब देखें, जो यहाँ तक अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया गया, उसमें ये लिखा गया कि 100 बिगा ज़मीन उसको जो रंगपुर में है ए बी को सेल आउट करेगा। इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लैंग्वेज क्लियर होगी। और एक्चुअली ए की लैंड भी थी रंगपुर में जो कि 100 बिगास थी, यानी जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उस पे लैंग्वेज जो उस कॉन्ट्रैक्ट की है, उस डीड की है, वो एक्यूरेटली अप्लाई हो रही है। तो इस सिचुएशन में ओरल एविडेंस नहीं दी जाएगी क्योंकि एम्बिग्विटी है ही नहीं। एविडेंस may not be given of the facts that estate meant to be sold was one situated at a different place and of a different size। तो किसी भी किस्म की एविडेंस आप यहाँ पे नहीं दे सकते कि जी लैंग्वेज क्लियर है कि रंगपुर में ए ने बी को देनी है अपनी 100 बिगा ज़मीन, तो वहाँ पे जाके कहा जाए कि ये एविडेंस नहीं दी जा सकती कि नहीं जी रंगपुर में नहीं, दिल्ली वाली ज़मीन थी और वो 100 बिगा नहीं, वो 200 बिगा ज़मीन थी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर लैंग्वेज क्लियर है और वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे एज इट इज़ अप्लाई हो रही है एक्यूरेटली, तो फिर आप किसी भी किस्म की ओरल एविडेंस वहाँ पे बार्ड होगी, आप नहीं दे सकेंगे उस टर्म को डिसप्रूव करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 105। अब ये आर्टिकल 105 और से लेके आर्टिकल 109 तक ये एक्सेप्शंस हैं उस जनरल रूल की जो आर्टिकल 102 और 3 में बताया गया है कि ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती अगर डॉक्यूमेंट हो तो। द हेडिंग इज़ एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, कि यहाँ पे आर्टिकल 105 में ये एक्सेप्शन बताई गई है कि अगर तो जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं जो डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो उस सिचुएशन में आप ओरल एविडेंस दे सकेंगे।
द आर्टिकल स्टेट्स व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज़ प्लेन इन इटसेल्फ, कि जो डॉक्यूमेंट में उस डीड में लैंग्वेज यूज़ की गई है वो प्लेन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई एम्बिग्विटी बिल्कुल भी नहीं है। बट लेकिन इज़ अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उस पे वो एक्यूरेटली अप्लाई नहीं हो रहा। देखिए आर्टिकल 104 में ये था कि जो लैंग्वेज भी प्लेन थी और एग्जिस्टिंग फैक्ट्स में भी अप्लाई हो रही थी। आर्टिकल 105 में ये एक्सेप्शन आ गई कि लैंग्वेज तो प्लेन है बट वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में आप एविडेंस दे सकते हैं। एविडेंस मे बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन पिकुलर सेंस, कि किस सेंस में उस लैंग्वेज को ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, इसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हैं। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए सेल्स टू बी बाई डीड माई हाउस इन कराची, ए ने बी के अपना घर बेचा कि मेरा जो कराची में घर है मैं आपको सेल आउट करता हूँ, उनका एग्रीमेंट हो गया, फिर उसका डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लिया गया। ए हैड नो हाउस इन कराची, बट एग्जिस्टिंग फैक्ट ये है कि ए का कराची में कोई घर ही नहीं है। बट इट अपीयर्स दैट ही हैड अ हाउस एट केमारी ऑफ विच बी हैड बिन इन पोजेशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड। लेकिन जो एग्जिस्टिंग फैक्ट ये है कि ए का कराची में कोई घर ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में जो डॉक्यूमेंट था उसमें ये लिखा गया था ए बी को अपना कराची वाला घर सेल आउट कर रहा है, बट इन रियलिटी जो फैक्ट्स हैं ए का कराची में घर नहीं, उसका घर था ए का केमारी में, जिसका पोजेशन बी के पास था सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डीड। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए ने बी को अपना केमारी वाला घर दे दिया जिसके रिगार्ड और जिसमें वो इन पोजेशन है बी इस टाइम। अब देखें यहाँ पे लैंग्वेज जो कॉन्ट्रैक्ट की वो तो ये थी कि ए बी को अपना कराची वाला घर सेल आउट करेगा, बट इनफैक्ट ए के पास कराची में घर ही नहीं था और बी किमाड़ी में था, जो कि बी को दे दिया गया। अब ये यहाँ पे लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट की कुछ डॉक्यूमेंट की कुछ और है, एग्जिस्टिंग फैक्ट कुछ और हैं जो कि उससे मैच नहीं कर रहे, वो उस पर एक्यूरेटली अप्लाई नहीं होते। These facts may be proved to show that deed related to the house। अब यहाँ पे एविडेंस दी जा सकती है कि इसका मतलब किमाड़ी वाला घर था, कराची वाला घर नहीं था। ये फर्स्ट एक्सेप्शन आ गई है आर्टिकल 1023 की। नेक्स्ट एक्सेप्शन आर्टिकल 106, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सनस। अब ये दूसरी एक्सेप्शन है, आर्टिकल 106 में बताई गई है। इसकी लैंग्वेज है व्हेन द फैक्ट्स आर सच दैट द लैंग्वेज यूज्ड माइट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू एनीवन एंड वुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू मोर देन वन ऑफ सेवरल पर्सन्स और थिंग्स। देखें इसकी ना हम पहले इलस्ट्रेशंस को कर लेते हैं, फिर हमें ये इसकी लैंग्वेज ज़्यादा क्लियर होगी। इस आर्टिकल 106 की, ए एग्रीज टू सेल बी फॉर ₹1000 माई वाइट हॉर्स। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपना वाइट हॉर्स सेल आउट करूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये लिखा गया 1000 रुपये के लिए। ए हैज़ 2 वाइट हॉर्सेस, एविडेंस मे बी गिवन टू फैक्ट विच शोज़ विच ऑफ दे वॉज मेंट। देखें इस इलस्ट्रेशन में ये बताया गया कि अगर ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए अपना बी को एक वाइट हॉर्स सेल आउट करेगा 1000 रुपये के लिए, बट एग्जिस्टिंग फैक्ट ये थे कि उसके पास 2 वाइट हॉर्सेस थे। तो यहाँ पे एविडेंस दी जा सकेगी कि कौन से वाइट हॉर्स के रिगार्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सेकंड एग्जांपल, ए एग्रीज टू कंपनी बी टू हैदराबाद। ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी के साथ हैदराबाद तक जाएगा। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द फैक्ट शोइंग वेदर हैदराबाद इन दक्कन और हैदराबाद इन सिंध वॉज मेंट। तो यहाँ पे अगर हैदराबाद 2 है, एक दक्कन में है और एक सिंध में है, तो कौन से वाले में जाना है? अगर ये डिस्प्यूट अराइज हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई थिंग या कोई पर्सन वो एक से ज़्यादा हो और कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियर ना हो, तो फिर उसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हैं। अब समझते हैं हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को आर्टिकल 106 में। व्हेन द फैक्ट्स आर सच दैट लैंग्वेज यूज्ड माइट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू एनी वन एंड वुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू मोर देन वन
ऑफ सेवरल पर्सनस और थिंग्स। देखें वो जैसे वो हॉर्स वाली एग्जांपल आ गई कि 2 हॉर्सेस थे वाइट, किस पे लगनी थी। यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो लैंग्वेज है उस डॉक्यूमेंट की, उसमें किसी उसने अप्लाई होना है किसी एक फैक्ट पे, लेकिन वो अगर एक से ज़्यादा वो चीज़ें हों या वो पर्सनस हों तो उसके रिगार्डिंग आप एविडेंस दे सकते हैं कि एक्चुअल में जो ये लैंग्वेज है इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस डीड की, इसमें क्या मीनिंग था कि एक या एक से ज़्यादा पर्सन या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं, तो वहाँ पे उसको क्लियर अप करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन आर्टिकल 107, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन to two sets of facts to either of which the whole correctly applies। अब इसमें भी हम ऐसे करते हैं कि पहले इलस्ट्रेशन को समझ लेते हैं, फिर हमें ये ज़्यादा क्लियर होगा। A agrees to sell to B my land at X in the occupation of Y। A और B के दरमियान एग्रीमेंट ये हुआ कि A B को अपना सेल आउट करेगा अपनी लैंड, जो कि X की जगह हम वर्ड यहाँ पे लाहौर कर देते हैं कि A बी को अपनी लैंड जो कि लाहौर में सिचुएटेड है, जो कि वाई के पोजेशन में है, वो सेल आउट करेंगे और इसके रिगार्डिंग उन्होंने डीड भी प्रिपेयर कर ली। ए हैज़ लैंड एट एक्स एट लाहौर। अब ए की लाहौर में ज़मीन तो है बट नॉट इन पोजेशन इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, लेकिन वो वाई की ऑक्यूपेशन में नहीं है। देखें कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि ए बी को अपना लैंड सेल आउट करेगा जो कि लाहौर में सिचुएटेड है और जो कि वाई के पोजेशन में है, बट यहाँ पे पहला फैक्ट ये आ गया कि ए की लाहौर में लैंड तो है बट वो वाई की पोजेशन में नहीं है। एंड ही हैज़ लैंड इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट इट इज़ नॉट एट लाहौर, लेकिन जो लैंड पोजेशन में है वाई के वो सिचुएटेड है मुल्तान में। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि ए अपनी लैंड बी को सेल आउट करेगा जो कि लाहौर में है और वाई के पोजेशन में है, लेकिन पहला फैक्ट ये आया कि ए की लाहौर में ज़मीन तो है लेकिन वो वाई के पोजेशन में नहीं है। दूसरा फैक्ट ये आया कि ए की ज़मीन मुल्तान में है जो कि वाई के पोजेशन में है, यानी 2 डिफरेंट सिनेरियोस, 2 डिफरेंट फैक्ट्स आ गए हैं। अब यहाँ पे एविडेंस may be given of facts showing which he meant to sell। तो यहाँ पे एविडेंस दी जा सकती है कि कौन सी वाली ज़मीन बेचने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, क्योंकि जो लैंग्वेज थी उस डीड की, उस कॉन्ट्रैक्ट की, वो 2 सेट्स ऑफ फैक्ट्स आ गए हैं, उनमें से एक पे भी अप्लाई आधी हो रही है, आधी दूसरे पे भी अप्लाई हो रही है। तो इसको क्लियर अप करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हो। अब इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड अप्लाइज पार्शली टू वन सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड पार्शली टू अनदर सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, कि अगर एक जो कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज है वो उसके रिगार्डिंग जो लैंग्वेज अप्लाई हो रही है वो आधी एक फैक्ट पे हो रही है, आधी दूसरे फैक्ट पे हो रही है इस सिचुएशन में, बट होल ऑफ इट डज़ नॉट अप्लाई करेक्टली टू ईदर। और दूसरी बात ये आ गई कि उस कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज करेक्टली किसी एक फैक्ट पे पूरी तरह अप्लाई नहीं हो रही, ये सिचुएशन आएगी। देखें फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज है वो आधी अप्लाई हो रही है एक फैक्ट पे और आधी अप्लाई हो रही है दूसरे फैक्ट पे, बट वो पूरी तरह से दोनों में से किसी फैक्ट पे अप्लाई नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में एविडेंस आप ओरल दे सकते हैं इसको क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन में ये था कि जो उसकी लैंड, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ये था कि वाई अपनी लैंड सेल आउट करेगा जो कि लाहौर में है और वाई के पोजेशन में है। पहला फैक्ट ये था कि उसकी लाहौर में ज़मीन तो है बट वाई के पोजेशन में नहीं है, तो लैंग्वेज आधी अप्लाई हो रही है। दूसरा फैक्ट ये था कि उसकी ज़मीन मुल्तान में है बट वो वाई के पोजेशन में है, तो आधा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज अप्लाई हो रही थी। तो यहाँ पे ओरल एविडेंस आप दे सकते हैं। ये एक्सेप्शन थी जनरल रूल की कि ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। नेक्स्ट आर्टिकल 108, अब ये भी एक्सेप्शन है। एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर्स एट्सेट्रा। Evidence may be given to show the meaning of illegible or not
commonly intelligible characters of foreign, obsolete, technical, local and provincial expressions of abbreviations and of words used in a peculiar sense। देखें जो इस ये लैंग्वेज यूज़ की गई है आर्टिकल 108 में, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई एक ऐसा वर्ड उस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ किया गया है जो कि डाउटफुल है, जो कि अनसर्टन है, जो कि क्लियर नहीं है उसके मीनिंग, तो उसको क्लियर करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ये एक्सेप्शन है। अगर इलस्ट्रेशन से समझे तो ए स्कल्प्टर एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मॉडल्स, वो जो बताते हैं ना, बनाते हैं स्कल्पचर्स वगैरह, वो मुजस्मे वगैरह तराशते हैं, उसने ए था, उसने बी के साथ एग्री किया कि मैं आपको अपने सारे मॉडल जो है ना वो सेल आउट करूँगा। ये एग्रीमेंट हो गया, ये उन्होंने राइटिंग कर लिया। ए हैज़ बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स। अब यहाँ पे ए के पास वो मॉडल्स भी थे और वो मॉडलिंग टूल्स भी थे। अब पता नहीं है कि उसने मॉडल के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था या मॉडलिंग जो टूल्स हैं उनके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था। एविडेंस मे बी गिवन टू शो विच ही मेंट टू सेल। तो यहाँ पे वो एविडेंस दे सकता है कि जी मेरा मतलब मॉडल्स बेचने का था या मेरा मतलब जो है वो मॉडलिंग टूल्स बेचने का था। सो कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि फॉरेन वर्ड है, जो कि काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं किया जा रहा, इन यूज़ वो वर्ड नहीं है, उसके मीनिंग क्लियर नहीं है, कोई टेक्निकल वर्ड है जिसके मीनिंग किसी लोकल एरिया में कुछ और होंगे, दूसरे लोकल एरिया में कुछ और होंगे। सो इन सिचुएशन में उस वर्ड के मीनिंग जो अनसर्टन है, जो कि क्लियर नहीं है, उनके रिगार्डिंग भी आप एविडेंस दे सकते थे। फॉर इंस्टेंस एक वर्ड है, उसका मीनिंग मुल्तान में कुछ और है, लाहौर में कुछ और है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में वो एविडेंस दे सकेगा कि जी इसका मतलब ये था, ये नहीं था। नेक्स्ट इज आर्टिकल 109 हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें ये बताया गया कि कौन से पर्सन हैं जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की जो रिटन फॉर्म है उसकी टर्म्स को वेरी करने के लिए किसी किस्म की एविडेंस दे सकते हैं। पर्सनस हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। क्लियर कट बता दिया है कि ऐसे पर्सन जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट नहीं है उन पार्टीज़ के, कोई थर्ड पर्सन है, मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट टेंडिंग टू शो ए कंटेम्परेनस एग्रीमेंट वेयरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो वो जो थर्ड पर्सन है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, जो कि उसके पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एविडेंस दे सकते हैं। ये एक्सेप्शन बताई गई है आर्टिकल 109 में। अब इस आर्टिकल 109 को इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि कौन सा थर्ड पर्सन होगा जो कि एविडेंस दे सकता है। ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग दैट बी शैल सेल अ सर्टन कॉटन टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी। ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को सर्टन कोई कॉटन वगैरह सेल आउट करेगा और उसकी जो पेमेंट होगी वो ऑन डिलीवरी होगी। एट द सेम टाइम दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए। लेकिन यहाँ पे पहले तो उन्होंने इसको इन राइटिंग कर लिया, उसी टाइम पे फिर उन्होंने ओरल एग्रीमेंट भी कर लिया कि जी ये आपको ए को 3 month के क्रेडिट पे दिया जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब ये पहले रिटर्न फॉर्म में हो गया एग्रीमेंट, फिर सेम टाइम पे उन्होंने ओरल भी कर लिया कि जी ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं, ये 3 month के क्रेडिट पे भी पे दिया जा रहा है। दिस कुड नॉट बी शोन एज बिटवीन ए एंड बी। अब ये जनरल रूल ये था कि ए और बी जो पार्टीज़ हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं वो इसके रिगार्डिंग एविडेंस नहीं दे सकते कि हमारे दरमियान जो उस वक्त ओरल एग्रीमेंट भी हो गया था कि ये कैश की ये पेमेंट पे कैश में इसकी पेमेंट नहीं होनी, बट ये 3 month का ओरल एग्रीमेंट था कि 3 month के क्रेडिट पे दिया जा रहा है। बट इट माइट बी शोन बाय सी। लेकिन ये यहाँ पे सी जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, पार्टीज थी ए एंड बी और उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, वो बाउंड है, वो ओरल एविडेंस नहीं दे सकते इस ओरल एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। बट सी जो कि पार्टी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो अपना एविडेंस दे सकता है इफ़ इट अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट। लेकिन सिचुएशन ये होनी चाहिए कि वहाँ पे सी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उस सिचुएशन में जो थर्ड पर्सन है अगर उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वो एविडेंस दे सकता है। देखें आर्टिकल 109 में
क्लियर कट बाउंड किया है पार्टीज़ को या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट को, बट थर्ड पर्सन जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा वो एविडेंस दे सकता है। फॉर इंस्टेंस ये जो इलस्ट्रेशन थी, अब यहाँ पे सी का क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है, अगर यहाँ पे उस ओरल एविडेंस में ओरल एग्रीमेंट में ये कह दिया गया था ए और बी के दरमियान कि बी कॉटन देगा, ए उसको 3 मंथ के क्रेडिट पे देगा, बट वो आगे फिर सेल आउट फर्दर करता है सी को ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे सी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है, तो सी एविडेंस दे सकेगा कि यस देयर वाज एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी कि ये क्रेडिट पे दिया जा रहा है 3 मंथ्स के। लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का आर्टिकल 110, सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। अब ये विल्स से रिलेटेड जो सक्सेशन एक्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये आर्टिकल। नथिंग इन दिस चैप्टर कंटेन्ड शैल बी टेकन टू इफेक्ट any of the provisions of Succession Act 1925 as to the construction of will। सिंप्लीफाई करूं, आर्टिकल 110 में ये कह दिया गया कि ये जो पूरा चैप्टर है जिसमें ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया गया, अगर इसकी कोई इसका कोई आर्टिकल जो सक्सेशन एक्ट में बताया गया विल से रिलेटेड जो प्रोविजंस बताई गई हैं उनसे कंट्राडिक्टरी होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा, वो ही अप्लाई होंगे, उनको सेव कर रहा है ये आर्टिकल। जो विल है वो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि तो वो एक्सक्लूड कर दी गई है इस चैप्टर में। जो सक्सेशन एक्ट में प्रोविजंस बताई गई हैं विल से रिलेटेड वो प्रोटेक्टेड हैं, उनसे अगर कोई कंट्राडिक्टरी होगा इन इस चैप्टर में तो वो अप्लाई नहीं होगा, वो ही सक्सेशन एक्ट वाली प्रोविजंस विल के रिगार्डिंग अप्लाई होंगी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।